वेलकम गाइस। तो आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ, और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फल परिरक्षण। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जैम, जेली, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपका मार्मलेड हुआ, जैम हुआ, जेली हुआ, इसके अलावा जितने भी है आपके जो परिरक्षण किए जाते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर यही समझना होगा कि फल परिरक्षण होता क्या है। तो याद रखिएगा, वैसे सामान्य तौर पर बात करें तो जो फल है याद रखिएगा वो लास्ट 1 वीक में ख़राब हो जाते हैं। लास्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं, कुछ तो 2 या 3 दिन में भी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा क्या करते हैं हम, याद रखिएगा कि ये 1 वीक की जगह याद रखिएगा 4 से 5 वीक तक तो आसानी से ये क्या कर सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो पहले से रह रहे थे इसकी जो लाइफ साइकिल है इसको बढ़ाना ही क्या कहलाता है, पर परिरक्षण कहलाता है। अब इसको कैसे किया जाता है तो आपने माध्यम जरूर पढ़े होंगे। सबसे पहले तो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कोई फ्रूट है तो उसको किसी बाई प्रोडक्ट में चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि याद रखिएगा फल परिरक्षण है, फल जैम किसका बनाया जाता है, सेब का। अगर मान लीजिए सेब खराब हो रहा है तो उसका हम क्या करेंगे, जैम बना देंगे। जिससे क्या होगा, ये जो जैम है याद रखिएगा ये तो लगभग 6 से सालों भर तक चलता रहता है। ठीक है, मतलब एक फल तो क्या है 1 वीक में ख़राब हो रहा था, और ऐसा करने पर है क्या है, ये सालों भर लगभग चल रहा है। तो इस क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, फल परिरक्षण बोलते हैं। इसी के अकॉर्डिंग अगर बात करें, जैसे कि मार्मलेड नींबू वर्गीय को बनाया जाता है, मतलब नींबू अगर ख़राब हो जाते हैं तो उसकी जगह हम मार्मलेड बना देंगे, जिससे कि उसकी लाइफ साइकिल बढ़ जाएगी। इसी तौर पर अमरूद की अगर बात करें तो अदरक के अमरूद है, उनसे क्या होता है, जेली बनाई जाती है, जिससे कि जेली क्या होती है, लंबे समय तक टिकती है, परिरक्षित हो जाती है। तो आई थिंक आप वर्ड समझ गए होंगे फल परिरक्षण होता है क्या है। तो याद रखिए आपने ये वर्ड ज़रूर पढ़े होंगे। ठीक है, मतलब फल परिरक्षण आपने जान लिया है, लेकिन इसमें किन किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उनके बारे में यहाँ पर ये क्लास है, छोटी सी क्लास है, बस आपको एक बार देखनी है, आपको सभी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट के यहाँ पर बात करने वाले हैं, और उनके फंक्शन क्या है, उनके कार्य क्या है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि जितनी भी यहाँ पर क्लासेस लगती रहे वो आपको नोटिफिकेशन साथ मिलते रहे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा गमिंग मशीन। याद रखिए गम, कैसे याद रख सकते हो इसे, गम। अब गम क्या होता है, गोंद होता है, और गोंद का प्रयोग क्या होता है, चिपकाने का होता है। मतलब जो गमिंग मशीन होती है याद रखिएगा, इसका प्रयोग किया जाता है डिब्बे पर लेबल चिपकाने के लिए। याद रखिएगा इन उपकरणों का प्रयोग कब किया जाता है, जब हम बाई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, या फिर याद रखिए परिरक्षित पदार्थ हम तैयार करते हैं, उस समय इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए जैम का, आपका जैम बन चुका है तो हम क्या करेंगे, जैम को डिब्बों में भरेंगे। तो डिब्बों में जब भरेंगे तो उस पर क्या है, हमें लेबल भी लगाना होगा, किस ब्रांड का है, किस कंपनी का है। ठीक है, इसमें क्या क्या कंटेंट है, ये सब कुछ क्या है, लेबल लगाने के लिए हम किस मशीन का प्रयोग करेंगे, गमिंग मशीन का प्रयोग करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे हम, याद रखिए फोर्किंग मशीन। तो फोर्किंग है ये, याद रखिएगा फोर्किंग मशीन। तो फोर्किंग का मतलब होता है क्या है, सबसे पहले ये समझिए कि जो आंवला होता है, पहले देख लीजिए कि आंवले में छोटी छिद्र बनाने के लिए या फिर कसेलापन दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्किंग मशीन का प्रयोग करते हैं। अब वो कैसे, यहाँ पर आप देख लीजिए कि याद रखिएगा एक आंवला होता है, आपको पता है आंवले में क्या होता है, कसेलापन होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इस कसेलेपन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें छोटे छोटे छिद्र कर देते हैं। क्या करते हैं, छोटे छोटे छिद्र कर देते हैं। अब इससे होगा क्या, क्या क्या याद रखिएगा, इसको क्या करेंगे, इस आंवले को हम याद रखें किसी भी प्रकार के सॉल्यूशन में डाल देंगे। कोई विलियन है उसमें हम इसे डाल देंगे। इससे क्या होगा, याद रखिएगा इसका जो कसेलापन है वो क्या होगा, याद रखिए इस विलियन में घुल जाएगा। एक नॉर्मल तरीके से आप मान सकते हो, पानी में डाल देंगे या फिर किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे, तो जिससे क्या होगा, याद रखिएगा इसका जो कसेलापन है, मतलब इसमें जो नमक की क्वांटिटी है, कसेलापन आप मान सकते हो टैनिन वर्णक पाया जाता है। क्या होता है ये कसेलापन, टैनिन होता है। आंवले में कौन सा होता है कसेलापन, टैनिन वर्णक के कारण होता है। तो ये जो टैनिन होता है ये क्या होता है, याद रखिए इस सॉल्यूशन में आ जाता है। मतलब यहाँ पर इसकी सांद्रता बिल्कुल 0 है, और यहाँ पर क्या है, इसकी 100% है। तो आपने पढ़ा होगा, याद रखिएगा जो सांद्रता होती है वो उच्च से निम्न की ओर गति करती है। ठीक है, तो यहाँ पर 100% है, यहाँ पर 0% है, तो क्या होगा, ये दोनों बराबर होंगे। मतलब इसका जो कसेलापन है वो इस विलियन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, याद रखिएगा जो आंवले का क्या होता है, कसेलापन है वो दूर हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, फोर्किंग मशीन का प्रयोग करते हैं। फोर्किंग मशीन क्या होती है, आंवले में छोटे छोटे इसके द्वारा छिद्र किए जाते हैं। क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि क्राउन कॉर्क मशीन। क्राउन कॉर्क मशीन, तो याद रखिए सबसे पहले कॉर्क होता क्या है, तो आपने जब भी बोतल देखी होगी, ठीक है, यहाँ पर जो भी लगा होता है जो ढक्कन टाइप में होता है कॉर्क, ठीक है, ये क्या होता है, एयर टाइट करने के लिए लगाया होता है। एयर टाइट लगाने के लिए होता है। ठीक है, तो
अब इस कोर्क लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्राउन कोर्क मशीन। नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो कोर्क है ये लगाया जाता है बोतल के जो ढक्कन होता है वहाँ पर लगाया जाता है, ताकि एयर टाइट हो जाए या फिर एयर बिल्कुल भी इसमें प्रवेश ना करे, क्योंकि अगर एयर प्रवेश हो गई तो उससे क्या है, ये जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा जो भी हमने प्रोडक्ट तैयार किया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर बात करेंगे, सीलिंग मशीन। वैसे इसका भी नाम स्पष्ट हो रहा है, इसी के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है इसका फंक्शन, मतलब सीलिंग मशीन। तो सीलिंग का मशीन का मतलब है, याद रखिए, सील करने के लिए। अब सील में तो आपको समझाने की ज़रूरत है नहीं, सील कैसे किया जाता है। सील में भी याद रखिए एक तरीके से ये भी क्या है, एक एयर टाइट की ही विधि है। एयर टाइट की ही विधि है। एयर टाइट का मतलब होता है उसमें बिल्कुल भी हवा नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो इसको सील करने के लिए डिब्बों को हमने कॉर्क डाल दिया, उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको सील कर देते हैं, ठीक है। तो ये सील करने के लिए सीलिंग मशीन का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं सोलोमीटर। तो सोलोमीटर का प्रयोग याद रखिए नमक घोल में नमक की सांद्रता मापने के लिए। अब ध्यान रखिए यहाँ पर आपको दो प्रोडक्ट मतलब दो इंस्ट्रूमेंट याद रखना है एक साथ। एक होता है सोलोमीटर, चलिए इन तीनों को एक साथ याद रखना है कि नमक घोल में अगर नमक की सांद्रता अगर आपको देखनी है कि नमक इसमें कितनी कंसंट्रेट है नमक की, तो इसके लिए तो आप क्या करोगे, सोलोमीटर का प्रयोग करोगे। लेकिन अगर आपको ध्यान रखना है, याद रखिएगा, जो आपने चाशनी ली है उसमें चीनी की मात्रा कितनी है, तो उसके लिए हम ब्रिक्स रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग करेंगे। ब्रिक्स रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग करेंगे किसके लिए, अगर आपने जो चाशनी ली है उसमें चीनी की मात्रा कितनी है इसके लिए, ठीक है। फर्स्ट तो आपको डायरेक्ट क्लियर होगा कि नमक घोल में नमक की सांद्रता ज्ञात करने के लिए सोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों को एक साथ आप याद रख सकते हो। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। एक होता है ब्रिक्स रिफ्रैक्टोमीटर, एक होता है ब्रिक्स हाइड्रोमीटर। तो ब्रिक्स रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग याद रखिएगा चाशनी में चीनी की मात्रा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर जो वर्ड है चीनी की मात्रा और यहाँ पर वर्ड है पानी की मात्रा, बस यहीं पर अंतर है थोड़ा सा कि चाशनी में अगर आपको चीनी की मात्रा ज्ञात करनी है तो आप किसका यूज़ करोगे, रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग करोगे। अगर आपको चाशनी में पानी की मात्रा ज्ञात करनी है तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, हाइड्रोमीटर का प्रयोग करोगे। वैसे इसे आप आसानी से याद रख सकते हो, क्योंकि पानी क्या होता है, H2O होता है। तो ये H2 क्या है, इसमें हाइड्रा है, ऐसे मान ली सकते हो, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर से आपको पता चल जाएगा कि यह हाइड्रा क्या है, एक प्रकार का जल है, ठीक है। तो पानी की मात्रा ज्ञात करनी है तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग करेंगे, और चीनी की मात्रा ज्ञात करनी है तो आप रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग करोगे, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दो, और लास्ट में आपको बता भी देंगे कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तो लास्ट तक देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो लास्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है कि रस में पेक्टिन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जितने भी स्टार देना चाहते हो वो दे सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग आपको एग्जाम में ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जेली मीटर, या फिर आप इसे जेल मीटर भी बोल सकते हो, जेल मीटर भी इसे आप बोल सकते हो। तो जेल मीटर या जेली मीटर का प्रयोग क्या होता है, जो रस होता है उसमें पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जेली मीटर या जेली मीटर का प्रयोग किया जाता है। दोबारा से रिपीट कीजिए मेरे साथ कि रस में पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, जेल मीटर या जेली मीटर का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा एक पेक्टिन से क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में कि पेक्टिन की मात्रा कितनी अच्छी होती है, तो 1% अच्छी होती है। याद रखना, जेली में अगर पेक्टिन की मात्रा पूछे कि कितनी % अच्छी होती है तो 1% जो पेक्टिन है ये अच्छी मानी जाती है, याद रहेगा। इसके अलावा अगर आपको पूछाता है कि पेक्टिन की जो मात्रा है ये किन किन विधियों से ज्ञात की सकती है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये विधि याद रखनी है, मतलब जेल मीटर जो उपकरण है इसके माध्यम से आप याद रख सकते हो, ठीक है। जेली मीटर है उससे आप पेक्टिन की मात्रा ज्ञात कर सकते हो। थर्ड पॉइंट याद रखिए, इसके लिए एल्कोहल विधि का भी प्रयोग किया जाता है। एल्कोहल जो विधि है उसके द्वारा भी याद रखिए पेक्टिन की मात्रा को ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पेक्टिन की मात्रा जेली में कितनी अच्छी होती है, 1% अच्छी होती है। इसको ज्ञात करने के लिए, मतलब पेक्टिन को ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी विधि यूज़ की जाती है, 2 विधि यूज़ की जाती है। एक में हम जेली मीटर या जेल मीटर का प्रयोग करते हैं, और दूसरी विधि में हम एल्कोहल विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर आपको क्वेश्चन सभी याद हो गए होंगे, मतलब इंस्ट्रूमेंट आपको सभी याद हो गए होंगे। और इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं यहाँ पर एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जेली मीटर, जिसका प्रयोग पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करेंगे। ब्रिक्स रिफ्रैक्टोमीटर, जिसका प्रयोग चीनी की मात्रा ज्ञात करने के लिए करेंगे, ठीक है। इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना है।
इसके अलावा होता है फोर्किंग मशीन, ठीक है, जिसका अभी आपको बताया था कि आंवले में छोटे छिद्र बनाने के लिए या फिर कसेलापन दूर करने के लिए जिस मशीन का प्रयोग करते हैं उसका हम बोलते हैं फोर्किंग मशीन। तो ये 3 तो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। इसके अलावा जितने भी है कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर सोलोमीटर को आप याद रख सकते हो। सोलोमीटर मतलब नमक घोल में नमक की सांद्रता ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर सभी आपको जो इंस्ट्रूमेंट है वो याद हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।